नमस्कार भाइयों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं आपको आज क्लास लेने नहीं बल्कि एक नई शिक्षा नीति में एक नया मुद्दा हमारे सामने आया है, उसका नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने आया हूं। बहुत विस्तृत से आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को, बहुत से हमारे साथियों को इसके बारे में पता नहीं है कि मामला क्या है। इधर उधर सोशल मीडिया नेटवर्क पर मैंने देखा था कि बहुत कोचिंग वाले गुरुजी भी पूछ रहे थे कि ये मामला क्या है। मैं समझ सकता हूं विद्यार्थियों को तो इसके बारे में कहीं हद तक पता नहीं होगा, लेकिन जिन मेरे भाइयों को, जिन बंधुओं को पता नहीं है इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देता हूं। एक भी बात आपके लिए कंफ्यूज की नहीं छोड़ूंगा, सारा सब कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूं ये क्या है, क्या मामला है और इसके पीछे क्या मुद्दा है, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि विद्यार्थी जीवन के लिए, हमारे हित के लिए अच्छा है या नहीं। ठीक है, देखो ये सबसे पहले जानते हैं क्या है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब भाई साहब क्या हुआ है ये, सबसे पहले तो इसमें 3 एग्जाम जो हमारी मोस्टली बड़े बड़े एग्जाम्स होती है, एक तो एसएससी, एक बैंक और एक रेलवे, तीनों ने इसकी मंजूरी दे दी है। भारतीय रेल ने, आईबीपीएस बैंक ने और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसकी मंजूरी दे दी है भाई साहब। यानी कि तीनों के लिए ये अप्लाई हो गया। अब इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या आपको करना है और क्या क्या इसके नियम है, वो सारी जानकारी मैं आपको डिटेल से देता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका एक एग्जाम होगा। जैसे आपने कभी रेलवे का फॉर्म भरा, कभी एसएससी का भरा, कभी बैंक का भरा, आपने एक प्री एग्जाम होता है। तो इसी आधार पर यहां भी एक आपका प्री एग्जाम होगा, जैसे आप सीवीटी फर्स्ट कहते हो। और उस सीवीटी फर्स्ट प्री एग्जाम का सिलेबस वही होगा जो भारतीय रेल और एसएससी के एग्जाम की प्री का होता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट है। इंग्लिश इंक्लूड नहीं होगी, ये बात को साफ साफ दिखा रखा है। इन जो कॉमन सीवीटी फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस। अभी इस पर भी आपत्ति बनी हुई है कि इंग्लिश को शामिल करना है प्री में या नहीं करना। जब भी अगर शामिल हो जाएगी तो हम आपको सूचित कर देंगे या फिर आपको भी पता लग जाएगा। अभी तक तो इतना सही प्रावधान है। ये आपका 100 नंबर का होगा, 100 तो आपके प्रश्न आएंगे और 100 ही आपके अंक होंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, 100% आपकी मेरिट बनेगी। अब समझना आप बहुत अच्छे से। जैसे मान लो कोई भाई इस एग्जाम में देता है और इस एग्जाम में प्राप्त करता है 60% अंक। अब ये उसके जो 60% अंक है ये उसके 3 साल के लिए वैलिड है। अब मान लो भाई ने ये सोचा कि मुझे तो 60% से अधिक अंक लाने हैं, तो वह इस एग्जाम को अगले वर्ष पुनः दे सकता है। और इसका जो एग्जाम शेड्यूल होगा, बहुत अच्छे से सुनना समझना, इसका जो एग्जाम शेड्यूल होगा वो प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष एक निश्चित समय पर लगेगा। इसकी अभी डेट निश्चित हो जानी है कि हर वर्ष भैया 9 जुलाई को लगेगा, कि हर वर्ष 20 सितंबर को लगेगा, कि हर वर्ष 5 फरवरी को लगेगा। प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अवधि को ये सीईटी का एग्जाम लगेगा। अगर आपने एग्जाम दिया और आप इसमें 60% मार्क लेके आए तो ये 60% मार्क आपके लिए 3 साल के लिए वैलिड है। मतलब इस 60% मार्क की बदौलत आप आने वाले 3 साल तक कोई भी एसएससी, कोई भी बैंक, कोई भी रेलवे की एग्जाम में आप बैठ सकते हो। अब की बार क्या हुआ है भाई साहब, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़कर अगली साल आपने एग्जाम देने की कोशिश की और अगली साल आपके 60 से 70% मार्क आए, 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपके 60 से 70% मार्क आएंगे या आपके 60 से 50% मार्क आएंगे। अगर आपके 70% मार्क आए अगले वर्ष में तो ये 70% मार्क आने वाले अगले 3 साल के लिए वैलिड है। अब आप 70% के बेस पर फॉर्म भरोगे, यानी कि जिस साल में आपके 70% मार्क आए हैं
उस 70% मार्क वाले रजिस्टर्ड नंबर आपको फॉर्म के साथ लगाना है। तो आपकी मार्कशीट फीच हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आप 70% के बेस पे फॉर्म भर रहे हो। अगर मान लो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, कोई कारणवश आपका पेपर सही नहीं हुआ, तो आपके जो नंबर है वो 60 से कितने आए 50%। तो फिर ये 50% तो आपके 3 साल के लिए है ही, लेकिन आप इसका यूज ना करके अगले 2 साल के लिए, क्योंकि 1 साल में तो आप वीडियो कर सके हो, अगले 2 साल के लिए 60 का ही यूज कर सकते हो। बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। अब भाई साहब सबसे मजेदार बात तो इसमें यह है कि जो रेलवे की मान लो ग्रुप डी की बहुत ज्यादा भर्तियां चल रही है, अब इसी बेस पे होगी एग्जाम। रेलवे ग्रुप डी की बहुत ज्यादा भर्तियां चल रही है, ये इसी बेस पर होगी। और मान लो आपने फॉर्म लगाया है आरआरबी अजमेर से, आपने जो रेलवे में फॉर्म लगाया मान लो अजमेर से, तो ग्रुप डी केवल सीईटी के भरोसे ही आपको नौकरी देगा। बहुत अच्छे से समझना, सुनना और इस बात पर विचार करना आप लोग कि ग्रुप डी की जो मान लो एग्जाम हुआ है, आपने फॉर्म लगाया है अजमेर से, तो अजमेर बोर्ड इस सीईटी के आधार पर अलग अलग कट ऑफ निकालेगा। जनरल की जैसे अलग निकालेगा, एसटी की अलग निकालेगा, एससी की अलग निकालेगा, ओबीसी की अलग निकालेगा। अब मान लो जनरल की कट ऑफ तो निकाल दी अजमेर ने 80%, एसटी की कट ऑफ निकाल दी 58%, एससी की निकाल दी 55% और ओबीसी की निकाल दी मान लो 70%। तो अब आपको खुद को ये देखना है कि आपके सीईटी में कितने परसेंट मार्क है। अगर आपके सीईटी में 60% मार्क है या 70% मार्क है, आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप अजमेर बोर्ड के फिजिकल के लिए अवेलेबल हो, यानी कि आप अजमेर बोर्ड में एग्जाम पास कर चुके हो डायरेक्ट सीबीटी के आधार पर। अगर मान लो आपके 50% मार्क आए और आप अजमेर की बोर्ड में एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वहां पर अजमेर बोर्ड ने एसटी में परसेंट लिए 58, तो आप उसकी एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो, मतलब आप बाहर हो। बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को। अगर मान लो आपने एसएससी का एग्जाम दिया, तो कभी भी एसएससी ऐसा नहीं करेगा कि इस सीईटी के आधार पर, इस कॉमन एलिजिबल टेस्ट के आधार पर आपको नौकरी दे देगा। आपको एसएससी क्या करेगा, जैसे एसएससी में वैकेंसी आई 5000, तो भैया एसएससी आपसे कहेगा कि जिन विद्यार्थियों के सीईटी में कैटेगरी वाइज अलग अलग कहेगा, जिन विद्यार्थियों के सीईटी में 70% मार्क है वही एसएससी के लिए फॉर्म लगा सकता है। बहुत अच्छे से समझना है, इतना डिटेल्स में आपको कभी नहीं समझ पाओगे उस बात को कि एसएससी में वैकेंसी आई 5000, तो एसएससी उस 5000 वैकेंसियों पर आपसे साफ साफ कहेगा कि जिन विद्यार्थियों के सीईटी में 70% मार्क है, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज कहेगा कि जिनके जनरल में 80% है, एसटी में 70 है, एससी में 65 है, ओबीसी में 75 है, वो ही इसके लिए फॉर्म लगा सकता है। अगर 5000 वैकेंसी में एसटी का क्राइटेरिया 65% का रहा, जनरल का जो क्राइटेरिया है वो 75% का रहा, एससी का जो है 60% का रहा और ओबीसी का जो है वो 67% का रहा, तो आप खुद को देखना है कि आपने सीईटी में कितने परसेंट मार्क लाए हैं। अगर कोई एसटी का विद्यार्थी उठकर ये बोलेगा कि मेरे 70% मार्क है, तो एसएससी की 5000 वैकेंसियों के लिए फॉर्म लगाएगा। इसी प्रकार बैंक में होगा, इसी प्रकार एनटीपीसी में होगा। अभी तक साफ साफ बता देता हूं, केवल ग्रुप डी ने इस बात को साफ साफ कर दिया है कि हम जो नौकरी देंगे वो किसके आधार पर देंगे, सीईटी के आधार पर। हम नौकरी किसके आधार पर देंगे, सीईटी के आधार पर। तो भाइयों इस बात से एक बात का पता लगता है, जैसे को तैसा, अगर आपने जितना अच्छा पढ़ा है, जितना अच्छा आपने एफर्ट लगाया है, उतना अच्छा आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, इसके बारे में जरूर बताऊंगा। उससे पहले की एक बात और चला दूं, बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात चल रही है कि गुरुजी किस बेस पे होगा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी इस सीईटी में बैठने के लिए। तो उनके लिए मैं साफ कर देता हूं। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। जिन विद्यार्थियों को हल्का सा भी डाउट है वो वीडियो को बैक करके आराम से समझे, बहुत आराम से मैंने समझाया है। भाई साहब जो सीईटी है ये भी 3 एग्जामों में डिपार्ट होगा।
3 एग्जाम लगेगी सीईटी की। अच्छा, कुछ विद्यार्थी अब सोच रहे होंगे कि क्या गुरुजी हम तीनों दे सकते हैं? बिल्कुल आप तीनों दे सकते हो। एक तो मैट्रिकुलेशन होगी, यानी कि एक तो 10th पास के लिए सीबीटी का एग्जाम होगा, एक 12th पास के लिए अपर मैट्रिकुलेशन यानी कि 12th पास के लिए सीईटी का एग्जाम होगा, एक होगा आपका ग्रेजुएशन के लिए, जो आप बीए बीएससी या बीकॉम कोई सा भी सब्जेक्ट होल्डर हो, ग्रेजुएट के लिए सीईटी का एग्जाम होगा। 10th स्टैंडर्ड पे अलग एग्जाम होगा, 12th स्टैंडर्ड पे अलग एग्जाम होगा, बीए बीएससी के स्टैंडर्ड पे अलग एग्जाम होगा। सिलेबस सबका सेम रहेगा, आने वाला कंटेंट सबका सेम रहेगा, बस पेपर की क्वालिटी यहां डाउन होगी, यहां से अच्छी थोड़ी यहां होगी और यहां से और बेहतर थोड़ी यहां होगी। अब जो ग्रुप डी जो भारतीय रेल की एग्जाम है, ये डायरेक्ट जो भर्ती लेगा वो तीनों से लेगा, ना कि एक से। अब मान लो आपके ऊपर लो, आप एक एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी हो, आपने तीनों एग्जाम दिया है और आपने इसमें तो प्राप्त किए हैं 70% अंक, आपने इसमें प्राप्त किए हैं 65% अंक, इसमें आपने प्राप्त किए हैं 58% अंक। समझना, आपने सीटी का एग्जाम दिया और तीनों लेवल पर दिया, 10वीं पर दिया, 12वीं पर दिया और ग्रेजुएशन पे दिया। तीनों लेवल पर आपने सीटी का एग्जाम दिया। आपने 10th लेवल पर प्राप्त किए 70% अंक, आपने 12th लेवल पर प्राप्त किए 65% अंक और आपने बीए बीएससी पर प्राप्त किए 58% अंक। तो भाई देखो क्या होगा, अब ये होगा कि जो रेलवे की एग्जाम है वो कौन से पास निकलती है, आप जरा बताइए। रेलवे की जो भर्तियां निकलती है वो निकलती है भाई साहब 10वीं पास पर। तो जो आपकी बोर्ड मेरिट बनाएगा वो 10th स्टैंडर्ड पर बनाएगा। अगर मान लो, वही वापस से मैं 3 एग्जामों की बात करता हूं, एसएससी, बैंक और रेलवे। रेलवे में भी आपकी मैं एक तो बात करूंगा ग्रुप डी की और एक बात करूंगा मैं एनटीपीसी की। एसएससी में मैं आपकी बात करूंगा एमटीएस की, एक बात करूंगा 10+2 की, एक बात करूंगा सीजीएल की। सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां आईबीपीएस में भी दोनों पार्ट, पीओ एंड क्लर्क, यही भर्ती होती है मोस्टली। अब आप देखो, आपने सीईटी के 3 एग्जाम दिए हैं, 10th स्टैंडर्ड पे दिया है, 12th स्टैंडर्ड पर दिया है और आपने एक ग्रेजुएट स्टैंडर्ड पर दिया जो बीए बीएससी बीकॉम के आधार पर होता है। मान लो ग्रुप डी की भर्ती है और ग्रुप डी में आपने तीनों प्रकार की कट ऑफ प्राप्त कर चुकी है। आपने 10th में दिया तो 70% आया, 12th में दिया 65 आया, ग्रेजुएशन से दिया तो आपने 58 आया। अगर कोई बोर्ड आपसे ये कहेगा कि जिन विद्यार्थियों के कोई सी भी सीईटी में, चाहे वो जरूरी नहीं एक ही है, कोई सी भी सीईटी में 65% अंक प्राप्त किए हैं तो वो एग्जाम में क्वालिफाई है। तो आप आपकी उठाकर कोई सी भी मार्कशीट यहां से यूज कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप कोई सी भी मार्कशीट आपसे यूज कर सकते हो। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। अब मान लो आप आए एनटीपीसी पर। अगर एनटीपीसी में क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है तो आपकी खुद में खुद 10th और 12th की जो सीईटी है वो नष्ट हो जाएगी, वो काम में नहीं आएगी। केवल और केवल आप किसके आधार पर लगा सकते हो? ग्रेजुएशन के आधार पर। बात समझ में आई? एक बार फिर आपको मैं एमटीएस एसएससी के पार्ट से बहुत अच्छे से समझा देता हूं। अगर आपने एमटीएस का फॉर्म लगाया और एमटीएस के फॉर्म में आप इन तीनों में से कोई सी भी सीईटी की डिग्री यूज कर सकते हो। एक बार एग्जाम दोगे तो जो आपको रिजल्ट आएगा डिग्री के रूप में ही मार्कशीट मिलेगी, वो हमेशा के लिए सुरक्षित होगी, यानी कि आने वाले 3 साल तक वो वैलिड होगी। अगर आपने एमटीएस का एग्जाम दिया तो एमटीएस का फॉर्म मिनिमम 10th पास विद्यार्थी लगाते हैं, मैक्सिमम कहीं के भी लगा सकते हैं। तो एमटीएस के लिए आपकी तीनों जो सीईटी की डिग्रियां हैं वो वैलिड होगी। उसमें से आपकी सबसे अच्छी परसेंटेज किसमें है उसका आप उपयोग करोगे। अगर आपने 10+2 का एग्जाम दिया है तब जो 10th में आपने सीईटी किया ना वो यूज नहीं आएगी। अब समझ में आया? अगर आपने 10+2 का एग्जाम दिया है तो आपकी सीईटी में चाहे 10th वाली सीईटी से आपकी कितनी भी परसेंटेज हो ये कोई काम नहीं आएगी। अगर आपने सीजीएल का एग्जाम दिया है तो आपके लिए ना तो 10th की काम आएगी ना ही 12th की काम आएगी।
अगर आपने सीजीएल के लिए आप एग्जाम दे रहे हो तो आपकी सीईटी की वही डिग्री काम में आएगी जो आप बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन में पास करके आए हो। आपकी भाई साहब सीजीएल में 10th और 12th की सीईटी काम नहीं आएगी। आपकी 10+2 में 10th वाली जो सीईटी है वो काम नहीं आएगी। शेष दोनों में से आप कोई सी भी सीईटी से लगा सकते हो। अब क्लियर आ गया होगा। इसी प्रकार आईबीपीएस है, क्योंकि आईबीपीएस की जो भर्तियां है वो केवल और केवल ग्रेजुएशन से निकलती है, इसलिए जब भी आप आईबीपीएस का फॉर्म भरोगे तो 10th और 12th की जो आपकी सीईटी की मार्कशीट है वो कोई काम नहीं आएगी, केवल ग्रेजुएशन वाली आपकी सीईटी काम आएगी। अब बच्चे तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी से लगाना, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। वरना आपने कहीं अपने आईबीपीएस में फॉर्म लगाया और आपने 12th की सीईटी काम में ली तो आपका फॉर्म निरस्त माना जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बाहर हो जाने भाइयों, इसलिए ध्यान रखना कि जिस स्टैंडर्ड पर जिस सीईटी का उपयोग करना है वो आप इसमें बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। बाकी ये जो सीईटी है ये भी केवल प्री एग्जाम है, इसके आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। एक ग्रुप डी को छोड़कर अभी भारतीय रेल की ग्रुप डी ने इस पर मंजूरी दे दी है कि हम केवल जो नौकरी है वो सीईटी के आधार पर देंगे। बाकी एनटीपीसी मेंस पेपर लेगा, एसएससी भी मेंस पेपर लेगा और आईबीपीएस भी मेंस पेपर लेगा। क्लियर बात समझ में आई होगी। आप वीडियो को एक से अधिक बार देखें और बात को बहुत अच्छे से समझें। अभी मैं मेरे खुद के पर्सनल विचार की बात करता हूं। जहां तक मैं समझता हूं वहां तक ये सीईटी एक स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी हित के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कारगर साबित होगी। यानी कि एक दिल गदगद कर देने वाला, मेरे लिए मैं हमेशा गरीब और असहाय बच्चों के लिए उपयोगी साबित हुआ हूं। हमेशा मेरी पहचान जो है वो कमजोर विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से बनाई है, क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों को एक अच्छे पथ पर ले जाना, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सपना पूरा करना, एक नौकरी लगाना मेरा कर्तव्य रहा है। तो इसलिए जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक एक जमीन से जमीनी स्तर से इसी सीईटी को मैंने देखा है, मैंने पहचाना है, तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सिस्टम ये लागू किया है। इसके आधार पर जैसे को तैसा मिलेगा, जो पढ़ेगा वो निश्चित रूप से नौकरी लगेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो सीईटी में बाहर हो जाएगा। एक इसमें अच्छा प्रावधान ये भी है कि आप हर साल दे सकते हो। मान लो इस साल आप कोई वजह से मेहनत नहीं कर पाए तो आप अगली साल आप अच्छी मेहनत कीजिए, दोबारा आप सीईटी का टेस्ट दीजिए और आप नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। एक बार की सीईटी 3 साल वैलिड होने का मतलब है भैया कि 3 साल के अंदर इन तीनों की निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत बेहतरीन प्रावधान है, एक बहुत अच्छा प्रावधान है। इस प्रावधान को मैं दिल से सैल्यूट करूंगा और एक बहुत अच्छा आपके लिए नौकरी लगने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं आपकी भारतीय सरकार को इस मामले में प्रावधान लाने के लिए दिल से धन्यवाद भी बोलूंगा। सभी विद्यार्थियों को बस यही हिदायत देता हूं, एक यही सलाह मैं आपको देता हूं कि अच्छे से पढ़े। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।